ऋषिकेश शहर में रहने वाले पुलकित के परिवार में उसकी माँ रचना, पिता प्रदीप, चाचा रंजन और चाची प्रिया थे। वैसे तो उनका परिवार देखने में हर दूसरे परिवार की तरह नॉर्मल लगता था, लेकिन उनके परिवार में एक गहरा राज छुपा हुआ था। जी, 3 महीने बाद पुलकित का 20वां जन्मदिन होने वाला है। तो क्या मतलब, आप भूल गए क्या? अरे हाँ, 20वें जन्मदिन से पहले हमें उसकी शादी करानी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। बहुत कम समय बचा है, जल्दी से उसके लिए कोई लड़की ढूंढो। कुछ महीने में उसका 20वां जन्मदिन आ रहा है ना। 20वां नहीं, 19वां। आप लोगों को अपने ही बच्चे की जन्म तिथि याद नहीं रहती है। 19वां? हाँ दीदी, 19वां ही तो है। पुलकित का जन्म 2005 में हुआ था और अभी 2024 चल रहा है, तो 19 ही हुआ ना। अरे हाँ, मेरा तो आजकल दिमाग ही काम नहीं करता है। चलो अच्छी बात है, अब हमारे पास और टाइम है पुलकित के लिए लड़की ढूंढने का। पुलकित दूर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो उन लोगों के पास आया और बोला, माँ, पापा, मैं आपकी बातें सुन रहा था और मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं 25 साल से पहले कोई शादी वादी नहीं करूँगा। पुलकित, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे खानदान पर एक भयंकर श्राप है। श्राप? ये सब तो फिल्मों में होता है चाचा। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारे दादा के छोटे भाई के साथ ये हो चुका है। अगर खानदान के मर्द 20वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं करते तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। पापा, पहली बात तो मैं इन सब बेतुकी बातों पर यकीन नहीं करता, और दूसरी बात, अभी तो मेरा 19वां जन्मदिन आने वाला है। बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी सब ठीक है। पुलकित हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चल देता है और उसके घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि श्राप क्या कर सकता है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और पुलकित का 19वां जन्मदिन आ गया। वो अपने दोस्तों समीर, रवि और काजल के साथ पहाड़ों पर पार्टी करने के लिए निकल गया। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। मैंने सुना है तू 20+ हो गई। जन्मदिन मुबारक पुलकित। थैंक यू। चारों लोग कार में मस्ती करते हुए जा रहे थे, पर अचानक चारों ओर का मौसम बदलने लगा। अरे, ये अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी? यार, ये पहाड़ों का मौसम है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं। तभी अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। समीर ब्रेक मारता है। तुम लोगों ने सुना? वो आवाज क्या थी? भाई, मुझे लगता है कि कोई बाहर है। पुलकित, ये क्या हो रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे रुको, मैं देखता हूँ। पुलकित कार से बाहर उतरता है और चारों तरफ देखता है। कहीं कुछ नहीं था, पर तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। पुलकित गाड़ी की तरफ बढ़ा, पर तब तक गाड़ी चल दी और सीधे खाई में जाकर गिर गई। नहीं! समीर, काजल, रवि! वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है, पर तभी अचानक कोई आकर उसे हिलाता है। वो समीर था। क्या हुआ पुलकित? तू चिल्ला क्यों रहा है? तू तो हल्का होने उतरा था ना? क्या? मैं चल वापस गाड़ी में बैठ, चल। वो कंफ्यूज सा गाड़ी में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। वो पूर्णिमा की रात थी। समीर और रवि पार्टी के सेटअप में लग गए और काजल चांदनी एंजॉय करने लगी। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। हाँ, सच कहा। पुलकित का 20वां जन्मदिन यादगार रहेगा। हाँ, पर पता है, मैंने घर वालों को बताया ही नहीं है कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है। उन्हें लगता है कि ये 19वां है। क्या? लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? अरे, उन्हें पता चलता कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है तो वो आज ही मेरी शादी करा देते, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे खानदान के मर्दों पर एक श्राप है कि अगर हमारे 20वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं हुई तो कुछ बहुत बुरा होता है। क्या? सच में ऐसा है?
अरे वो तो बड़ों की बेतुकी बातें हैं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। सभी जोर से हंसने लगते हैं और पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। पुलकित केक रखता है और मोमबत्तियां जलाने लगता है। तभी काजल कहती है, अरे ये चांदनी कम क्यों हो रही है? सब आसमान की ओर देखते हैं। चांद पर धीरे धीरे एक साया सा पड़ रहा था। ये तो चांद पर ग्रहण लग रहा है, पर आज तो ग्रहण की कोई खबर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। मोमबत्तियों की लौ बुझ जाती है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है और तभी एक भयानक चीख सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अरे कुछ नहीं है, चलो केक काटते हैं। जैसे ही पुलकित केक काटता है तो केक में से खून निकलने लगता है और खून के साथ निकलते हैं बहुत सारे कीड़े। ये क्या? कहीं तेरे खानदान की वो श्राप वाली बात सच तो नहीं है? ये सुनकर सबकी हलक सूख जाती है। उसी पल अचानक पूरी तरह अंधेरा हो गया। उन लोगों ने मुंह उठाकर देखा तो पूरे चांद पर ग्रहण लग चुका था और फिर सामने की झाड़ियों के बीच से एक अजीब सा क्रीचर प्रकट हुआ। वो क्रीचर बेहद डरावना था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि ये समझना मुश्किल था कि उसकी आंखें और नाक कहाँ है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। ये क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी वो क्रीचर एक भयानक आवाज में बोलता है, मैं इस खानदान पर लगे श्राप का दूत हूँ और मैं पुलकित को पाताल ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर पुलकित के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, तू असली नहीं है। वो क्रीचर और पास आता है। उसकी लंबी भयानक उंगलियां पुलकित की ओर बढ़ती है। मैं असली हूँ और तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ क्योंकि ये तेरे खानदान का श्राप है। तेरे 20वें जन्मदिन पर तेरे साथ यही होना था। नहीं, हम तुम्हें पुलकित को ले जाने नहीं देंगे। भागो सब लोग यहाँ से। सब पुलकित को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर उसके सामने अचानक प्रकट हो जाता है। मुझे सिर्फ पुलकित चाहिए। अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दो तो मैं बाकियों को छोड़ दूंगा। हम उसे तुम्हें नहीं देंगे। वो लोग पास में पड़े पत्थर उठाकर उस क्रीचर पर फेंकने लगते हैं। पत्थर क्रीचर को लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर होता इसके बजाय वो क्रीचर और गुस्से में आ जाता है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? अचानक क्रीचर रवि की ओर झपटता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ मुझे पुलकित, भाग, जल्दी भाग। नहीं, रवि को छोड़ दे। वो क्रीचर रवि को ऊपर उठाकर खाई के किनारे की ओर ले जाता है। रवि की चीख गूंजती है और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। पुलकित, समीर और काजल जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। वो क्रीचर उन्हें हर तरफ ढूंढ रहा था। वो हमें ढूंढ रहा है, अब क्या करें? पुलकित हड़बड़ाते हुए फोन निकालता है और जल्दी से अपने घर पर फोन लगाता है। फोन बजता है और दूसरी तरफ रंजन की आवाज आती है। हेलो, मुझे पता है कि आज तुम्हारा 20वां जन्मदिन है, पर जब तुम मरोगे तभी तो ये पूरा घर मेरा होगा। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा कहाँ हैं? रंजन ने हंसते हुए फोन काट दिया। क्या हुआ? क्या कहा चाचा जी ने? रंजन चाचा यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। उन्हें पता था कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है, पर मैं मरूंगा तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। हमें अब उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। कुछ देर चुप्पी छा जाती है, लेकिन फिर उस क्रीचर की आवाजें करीब आने लगती हैं। अब क्या करें समीर? पुलकित, अगर काजल से तुम्हारी शादी हो जाए तो शायद ये श्राप खत्म हो जाएगा। शायद यही इसका समाधान हो। अगर इससे तुम्हारी जान बचती है तो मैं तैयार हूँ। हमें यहाँ से निकलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ ये शादी हो सके। तीनों जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगते हैं।
समीर, काजल और पुलकित भागते हुए आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। काजल और पुलकित को जल्दबाजी में 7 फेरे लेने के लिए तैयार किया जाता है। समीर आग जलाता है। आग जल गई है, जल्दी करो, जल्दी फेरे पूरे करने। पुलकित और काजल फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तभी हवा अचानक और तेज हो जाती है और आग बुझ जाती है। क्रीचर वहां अचानक धमाके के साथ प्रकट होता है। उसकी भयंकर आंखें और टेढ़ा मेढ़ा शरीर उनके रोंगटे खड़े कर देता है। शादी करने का समय निकल चुका है। वो क्रीचर पुलकित के पास आता है। तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है इंसान? मेरे दोस्तों को छोड़ दो, उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अचानक जमीन में एक बड़ी दरार पड़ती है, धरती फटने लगती है और उसके भीतर से एक गहरी खाई प्रकट होती है। क्रीचर उसे खाई की ओर खींचने लगता है। अब तू मेरे साथ चलेगा, पाताल लोक में, मेरे लोक में। नहीं! पुलकित का शरीर क्रीचर के साथ धीरे धीरे पाताल में समा जाता है। सुकन्या विजय के साथ बेड पर सो रही थी। अचानक उसके पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा, मानो जैसे कोई उसके पेट को मरोड़ रहा हो। वो नींद में ही चिल्लाने लगी, विजय, विजय! सुकन्या, क्या हुआ? उठो, सुकन्या, क्या हुआ? सुकन्या नींद से उठी। विजय, मेरे पेट में कुछ था विजय, कुछ बहुत अजीब सा। सुकन्या, 7वां महीना चल रहा है तुम्हारा, ऐसा तो होगा ही ना। चलो अब ज्यादा सोचो मत, सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। सुकन्या डरते डरते सो गई। अगले दिन विजय ऑफिस के लिए तैयार हो गया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहना, ओके? हाँ बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगी और तुम्हें कॉल करूंगी। विजय घर से निकला। सुकन्या ने दरवाजा बंद किया। जैसे ही वो मुड़ी, दरवाजे की बेल जोर जोर से बजने लगी। सुकन्या ने दरवाजा खोला और देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। कौन? कौन है? तभी सुकन्या की नजर नीचे पड़े एक किताब पर गई। सुकन्या ने किताब उठाई तो वो एक बच्चे की किताब थी, जिस पर लिखा था, मैं लौट कर आ गया हूँ माँ। उसके अगले ही पल मानो किताब के ऊपर की तस्वीर एक भयानक चेहरे के साथ जिंदा हो गई। सुकन्या ने डरते चिल्लाते हुए किताब फेंक दी और दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल दरवाजे की बेल फिर जोर जोर से बजने लगी। सुकन्या ने दरवाजा खोला कि कोई भी नहीं था और वो किताब भी वहीं पड़ी हुई थी। सुकन्या ने वो किताब उठाई और अंदर लेकर गई। सुकन्या ने जैसे ही किताब पढ़ना शुरू किया, मानो वो उस किताब में खो गई हो। उसे न खाने पीने का ख्याल था, ना ही खुद के बच्चे का। वो दिन भर सिर्फ किताब पढ़ती रही। शाम को विजय अपनी माँ के साथ घर के बाहर दरवाजे की डोरबेल बजाता रहा, लेकिन सुकन्या का उस पर कोई ध्यान नहीं था। विजय ने अपने बैग में से घर की डुप्लीकेट चाबी निकाली और दरवाजा खोला। वो अंदर गए तो देखा कि सुकन्या कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। सुकन्या, सुकन्या, क्या हुआ है तुम्हें? तुम किस बात को लेकर इतना खोई हुई हो? अरे विजय, माँ जी, आप कब आए? कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम ये क्या पढ़ रही थी? ये कौन सी किताब है? देखो बेटा, प्रेगनेंसी में हमेशा अच्छी अच्छी और धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। गर्भ में पल रहे बच्चे पर अच्छा असर होता है। मैं कल तुम्हें रामायण की किताब लाकर दूंगी, वही पढ़ना। ये ऐसी भूत पिशाच वाली किताब मत पढ़ना। जी मम्मी जी। सभी बाहर चले गए। सुकन्या ने किताब टेबल पर रख दी और बाहर जा ही रही थी
कि किताब से मानो कोई बच्चा सुकन्या को आवाज देने लगा। माँ कहाँ जा रही हो माँ? मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। सुकन्या ने वो किताब उठाई और उसे गले से लगा लिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। अगली सुबह जब सुकन्या उठी और बाहर आई तो विजय की माँ कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी। क्या हुआ बेटा, कल देर रात तक वही किताब पढ़ रही थी ना? सुकन्या ने जैसे ही ये बात सुनी वो कमरे में गई और किताब ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो किताब नहीं मिली। वो गुस्से से लाल होकर बाहर आई। मेरी किताब कहाँ है? कहाँ है मेरी किताब? सुबह देखा तो बिस्तर पर तुम्हारे पास थी, इसीलिए मैंने उसे रद्दी वाले को बेच दिया। अब ना किताब होगी और ना ही तुम उसे पढ़ोगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताब को हाथ लगाने की? मुझे मेरी किताब वापस चाहिए। सुकन्या, ये तुम क्या कर रही हो? माँ से ऐसे बात कर रही हो? सुकन्या गुस्से में अपने कमरे में चली गई और गुस्से से तिलमिलाती रही। रात को उसने खाना भी नहीं खाया। उसी रात वो किताब बार बार सुकन्या के सपने में आ रही थी और आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो वो किताब उसके पास ही पड़ी हुई थी। मेरा बच्चा, मेरा बंटी। माँ, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? देखो, मैं वापस आ गया तुम्हारे पास। नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह विजय की माँ ने सुकन्या को आवाज लगाई। सुकन्या आकर उनके पास बैठ गई। विजय की माँ ने अपने बैग से एक ताबीज निकाला। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हर बुरी नजर से बची रहो। इसीलिए तुम्हारे लिए ये माता रानी का ताबीज लाई हूँ। इसे हमेशा अपने हाथ पर बांधे रखना। विजय की माँ सुकन्या को ताबीज पहनाने ही वाली थी कि सुकन्या ने सामने रखी गरम चाय उनके हाथ पर गिरा दी। माँ जी, ये क्या हो गया? आपका हाथ तो बहुत जल रहा होगा। रुकिए, मैं फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। सुकन्या ने वो ताबीज बांधने ही नहीं दिया। रात को जब विजय की माँ को प्यास लगी तब वो किचन में पानी लेने के लिए गई। उन्हें वहाँ किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पास जाकर देखा तो सुकन्या ने फ्रिज खोला था और किसी से बातें कर रही थी। विजय की माँ ये सब देखकर डर कर वहाँ से भाग गई। अगले दिन उन्होंने विजय को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन विजय ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा कि सुकन्या के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन मेरे लिए ये ताबीज उसे पहना देना। ये उसे बुरी चीजों से बचाएगा। ऐसा कहकर माँ जी वापस गांव लौट गई। सुकन्या की हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। वो हद से ज्यादा गुस्सा करने लगी थी, तोड़ फोड़ करने लगी थी। जिस डॉक्टर को सुकन्या के इलाज के लिए बुलाया गया था, उसे भी सुकन्या ने धमका कर भगा दिया। विजय को माँ की बातें याद आने लगी। उसने वो किताब देखी जिस पर उस किताब की लेखिका का नाम था अनन्या, और जिसने वो किताब छपवाई थी उसका नाम था अखिल। विजय ने बुक पर लिखे नंबर पर कांटेक्ट किया और अखिल से मिलने के लिए चला गया। अखिल जी, मैं विजय, मैंने ही आपको कॉल किया था। हाँ कहो बेटा, क्या काम है? अखिल जी, मैं इस किताब के बारे में जानना चाहता हूँ। ये किताब आपने ही प्रिंट की है ना? अखिल जी किताब देखकर डर गए। ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? विजय ने सारी बात अखिल जी को बताई। बेटा, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, एक सच्ची कहानी है अनन्या की। अखिल जी ने बताया कि अनन्या और उसका 5 साल का बेटा बंटी दोनों एक ही घर में रहते थे। अनन्या के पति गुजर गए थे। वो दिन रात मेहनत करती, रोटी सब्जी बनाकर बेचती थी और अपना और अपने बेटे का ध्यान रखती थी। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन एक दिन उनके खुशी को किसी की नजर लग गई। स्कूल से घर आते वक्त
एक एक्सीडेंट में बंटी की मौत हो गई। बंटी की मौत के बाद अनन्या सदमे में चली गई। वो अकेली अपनी ही दुनिया में रहने लगी, ना किसी से मिलती, ना किसी से बात करती। धीरे धीरे उसने अपनी ही जिंदगी की किताब लिखना शुरू किया। मरने से पहले उसकी एक इच्छा थी कि मैं उसकी कहानी कोई किताब में छपवा दूं। उसे पूरा यकीन था कि उसका बंटी किसी न किसी के कोख से फिर से जन्म लेगा, और ये किताब भी उसी घर में जाती है जहां कोई गर्भवती महिला हो। और उसने तुम्हारी बीवी को चुना है। तुम्हारी पत्नी अब श्रापित हो चुकी है और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी श्रापित है। इसीलिए वो तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले जाएगी। बेटा, जाकर उसे बचा लो, जाओ। विजय दौड़ता हुआ घर गया। सुकन्या सो रही थी। विजय ने अपने पास रखा माँ की ताबीज को निकाला और सुकन्या के हाथ पर बांध दिया। जैसे ही विजय ने उस ताबीज को बांधा, सुकन्या के पेट में पल रहे बच्चे की आंखें खुल गई। उसकी आंखें लाल खून जैसी दिख रही। वो सुकन्या के पेट में जोर जोर से तिलमिलाने लगा, जिससे सुकन्या के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। वो चीखने लगी। विजय उसे लेकर हॉस्पिटल गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा सुकन्या, तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डॉक्टर सुकन्या को लेबर रूम में लेकर गए। डिलीवरी के दौरान एक नर्स ने सुकन्या के हाथ में बंधा ताबीज काट दिया, और जैसे ही ताबीज कटा, पेट में तिलमिला रहा बच्चा शांत हो गया। डिलीवरी के बाद कुछ ही पलों में सुकन्या की मौत हो गई। विजय ने बड़े दुख के साथ सुकन्या का अंतिम संस्कार किया। विजय बेटा, सुकन्या को एक बुरी आत्मा ने मारा है और ये बच्चा भी शापित है। इसे अपने पास रखना ठीक नहीं होगा। मेरी सुकन्या की आखिरी निशानी है ये, अब इसे नहीं खो सकता मैं। 5 साल बाद रात के वक्त विजय की माँ और बंटी बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक उसकी माँ की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बंटी बिस्तर पर नहीं है। वो बंटी को ढूंढती हुई बाहर आई। बंटी, बंटी, बेटा कहाँ चले गए हो तुम? कुछ कहता भी नहीं है ये लड़का। तभी माँ को फ्रिज में से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने फ्रिज खोलकर देखा तो बंटी था। उसका बदन पूरी तरह सफेद पड़ गया था। आंखों के घेरे काले थे, शरीर पर जख्म के निशान थे, और वो भयानक हंसी के साथ विजय की माँ की ओर बढ़ा। रात का समय था। एक लड़का पहाड़ी रास्तों पर अपनी बाइक को भगाता चला जा रहा था। वो अमावस की रात थी, इसीलिए बाइक की हेडलाइट के सिवा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। और तभी अचानक बारिश होने लगी। ओहो, अब मैं कहाँ जाऊँ? थोड़ा सा आगे जाने पर उसे एक मैरिज हॉल दिखा जो बंद पड़ा था। वो वहीं पर रुक गया। उसने बाइक की हेडलाइट जल्दी छोड़ दी ताकि कुछ रोशनी रहे, पर 1 मिनट बाद अचानक बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई और घुप अंधेरा हो गया। और इस अंधेरे में अचानक मैरिज हॉल के अंदर से मंत्रों की आवाज आने लगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज। लड़का उस आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। और तभी जोरदार बिजली कड़की। बिजली की रोशनी में उसने देखा कि वो पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ है और बीच में एक नवविवाहित जोड़ा बैठा है। वो घबराकर वहां से फौरन भागा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो भीगता हुआ ही चल दिया, लेकिन उसकी बाइक की हेडलाइट ऑन नहीं हुई। उस अंधेरे में वो 2 कदम ही चल पाया कि अचानक वो सामने से आती बस से टकरा गया और उसकी वही मौत हो गई। ठीक 1 महीने बाद सुनील और मोहिनी की शादी होने जा रही थी और उन्होंने हिमाचल में डेस्टिनेशन वेडिंग तय की थी। सुनील मोहिनी के माता पिता को फोन करता है और फिर वो लोग हिमाचल जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ सुनील के 2 दोस्त राजीव और संजय भी थे। लेकिन पंडित जी को तो लेकर नहीं चल रहे हो? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो कोई ना, वहाँ कोई पंडित मिल जाएगा। हिमाचल के पहाड़ी रास्तों का सफर जितना सुहावना था उतना ही डरावना भी था। अमावस की रात थी।
पहले ही चारों तरफ अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वो लोग उस मैरिज हॉल में पहुंचे जिसे सुनील ने बुक किया था। हॉल बाहर से पूरा सजा हुआ था, लेकिन वहां एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये क्या माजरा है? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। अरे यार, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, यही है। देखो, सारा डेकोरेशन वैसा का वैसा ही है जैसा कि हमने कहा था। सब हॉल के अंदर चले गए। सुनील ने सबसे आराम करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सुनील, राजीव और संजय पंडित की तलाश में निकल पड़े। आसपास कई पंडितों से उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यार, यहाँ ये सारे पंडित ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी भूतिया जगह पर आ गए हों। अंत में उन्हें एक अजीब सा पंडित मिला जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था, लेकिन उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो, काम तो हो ही जाएगा, और उसे लेकर हॉल वापस आ गए। जयमाला रात को 12 बजे शुरू करना है, सारी तैयारी कर लो। 12 बजे? इतनी रात को? हाँ, यही शुभ मुहूर्त है। रात के 12 बजे के बाद जब जयमाला की प्रक्रिया शुरू हुई, सुनील ने मोहिनी के गले में माला डालनी चाहिए, लेकिन जैसे ही माला मोहिनी के गले के पास पहुंची, सारे फूल अचानक से मुरझा गए। सब ये देखकर हैरान रह गए। ये क्या हुआ? सारे फूल कैसे सूख गए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नई माला थी। उन्होंने दूसरी माला मंगवाई, लेकिन जैसे ही उसे गले में डालने की कोशिश की, फूल फिर से मुरझा गए और अचानक हॉल में लगे सारे फूल भी मुरझाने लगे। एक भी ताजा फूल नहीं बचा। ये देखकर सभी लोग डर से सिहर गए। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो गलत है यहाँ। आखिर में थक हार कर उन्होंने सिर्फ एक धागे से जयमाला की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद पंडित ने घोषणा की कि फेरे रात के 3 बजे होंगे। तभी अचानक हॉल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। हवा का एक तेज झोंका आया और सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा, और इसी बीच एक चीख सुनाई दी। सुनील, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं, बस हवा है। और उसी पल हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर गिरा, जिससे प्रदीप बाल बाल बचा। ये देखकर सबकी हालत पतली हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद ये सब अचानक शांत हो गया। ये सब क्या था? क्या यहाँ कोई भूत है? यार, हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, अब सब कुछ शांत हो गया है। ये बस हवा से हो रहा था। अरे, हवा से झूमर गिर गया? नहीं बेटा, बात कुछ और है। बिलीव मी मम्मी, इट्स ऑल राइट। 3 घंटे किसी तरह गुजर गए। रात के 3 बजे फेरे शुरू करने का समय आ गया था। सब लोग पहले से ही डरे हुए थे। पंडित जी ने फेरों की तैयारी शुरू की, लेकिन अचानक पंडित जी जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे, जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। ये क्या हो रहा है? ये पंडित जी को क्या हो गया? जल्दी से पानी लाओ, किसी तरह इन्हें होश में लाओ। सभी घबराकर पंडित के पास पहुंचे और उनके मुंह पर पानी छिड़कने लगे। थोड़ी देर में पंडित जी होश में आ गए। ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पंडित जी, ऐसा मत कहिए, हमें शादी करनी है। मैं जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। पंडित वहाँ से तेजी से निकल गया। सब लोग और भी ज्यादा डर गए थे, लेकिन मोहिनी के पिता प्रदीप को इस पर कोई यकीन नहीं था। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खुद फेरे करवा दूंगा। हम बिना किसी पंडित के भी शादी कर सकते हैं। प्रदीप पंडित की जगह जाकर बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे। प्रदीप ने जैसे ही पंडित की जगह ली और फेरे शुरू किए, अग्निकुंड की जलती हुई आग बार बार बुझने लगी। हर बार जब वो मंत्र पढ़ते, आग कमजोर पड़ने लगती और बुझ जाती। फेरे फिर से शुरू हुए। एक एक करके 6 फेरे हो गए।
सातवां फेरा शुरू होने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां पर आ गया। उसकी आंखें लाल थी और वो तेजी से चिल्लाया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इस खंडहर में शादी कर रहे हो? ये जगह शापित है। अगर तुम रुके तो सब मारे जाओगे। अब ये कौन पागल है? अंधे हो क्या बाबा? ये तुम्हें खंडहर दिख रहा है? अपनी आंखें खोलो, ध्यान से देखो। उस बूढ़े के ये कहते ही अचानक से वो मैरिज हॉल धूल मिट्टी से भरे खंडहर में बदल गया। जगह जगह मकड़ी के जाले थे, फर्श पर गंदगी और टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थी। सब डर से कांपने लगे और अगले ही पल पूरे हॉल में घना अंधेरा छा गया। वो लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये जगह तो हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। डर से कांपते हुए सभी लोग तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजे अचानक से बंद हो गए। सबके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। ये दरवाजे खुल क्यों नहीं रहे? क्या हो रहा है? भगवान के लिए हमें यहाँ से बाहर निकालो। सच बताओ, ये सब क्यों हो रहा है? 1950 में यहाँ एक लड़की और लड़का शादी करने आए थे। उनका नाम मनोज और शीला था। वो अपने घर वालों से छुपकर शादी कर रहे थे, पर लड़की का बाप एक शक्तिशाली तांत्रिक था, तो वो यहाँ शादी रोकने आया। लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी। गुस्से में उसने इस जगह को श्राप दे दिया कि यहाँ किसी की शादी नहीं होगी। खासकर अमावस्या पर तो अलग ही तबाही होगी, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या थी। मोहिनी ने चौंक कर अपनी माँ चित्रा की ओर देखा। चित्रा ने अब एक राज खोला। दरअसल माँ बाप की कहानी है। मेरी माँ का नाम शीला था और पिता का मनोज, और मेरे नाना तांत्रिक थे। ये श्राप ही हमें यहाँ खींच कर लाया है। और असल में मेरे नाना ने सिर्फ इस जगह को नहीं, बल्कि अपनी बेटी को भी श्राप दिया था कि उसकी औलादों की शादियां तबाही लेकर आएंगी। सुनील का गुस्सा भड़क गया और वो मोहिनी के परनाना को कोसने लगा। तभी अचानक बिजली वापस आई। चारों तरफ का नजारा देखकर सबकी हालत खराब हो गई। पूरे हॉल में जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी। ये लाशें कहाँ से आई? हमारा अंत यही लिखा है। अचानक अग्निकुंड की लपटें बढ़ने लगी, जैसे उनमें कोई घी डाल रहा हो। बढ़ते बढ़ते उन लपटों ने उस खंडहर नुमा मैरिज हॉल को जलाना शुरू कर दिया। मोहिनी और सुनील की आंखों के सामने ही सारे लोग जलने लगे। वो लोग भी मर जाना चाहते थे, लेकिन आग ने उनको छुआ तक नहीं। सब लोग और सारी चीजें जलकर राख हो गईं। उनकी शादी उनके खानदान की तबाही लेकर आई थी, और भविष्य में भी यही होने वाला था, क्योंकि ये श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था।